और अब वक्त है सबसे बड़े चुनावी शो अब की बार किसकी सरकार का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं चुनावी राज्यों की बड़ी सियासी खबरें। हम आपको इस वक्त की लेटेस्ट इलेक्शन न्यूज दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर आइए एक नजर डालते हैं। आज की पहली बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर बीजेपी का मंथन लगातार दूसरे दिन जारी है। यूपी में कैंडिडेट्स के नाम फाइनल करने के लिए बीजेपी कोर ग्रुप के मंथन का आज दूसरा दिन है। वहीं कल 10 घंटे की चर्चा के बाद आज फिर जेपी नड्डा, अमित शाह, सीएम योगी और कोर ग्रुप के बाकी मेंबर्स भी मौजूद हैं। आज 150 सीटों के कैंडिडेट्स पर चर्चा हो रही है और उसके बाद फेज वाइज उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी। इधर दिल्ली में बीजेपी टिकट फाइनल करने के लिए चर्चा कर रही है, तो दूसरी ओर लखनऊ में अखिलेश यादव के सहयोगी दलों की बैठक बुलाई है, जिसमें टिकटों के बंटवारे पर बात होगी। इससे पहले अखिलेश ने चाचा शिवपाल से टिकटों पर समझौता कर लिया है। सूत्र बता रहे हैं कि शिवपाल अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह स्टूल पर नहीं बल्कि साइकिल पर ही चुनाव लड़ेंगे। आज की तीसरी बड़ी खबर पंजाब से, जहां आम आदमी पार्टी अगले सप्ताह मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान करने वाली है। सीएम केजरीवाल ने इसका ऐलान किया। आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि पंजाब में इस बार उसके लिए माहौल बन रहा है, लेकिन सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि सीएम का चेहरा कौन होगा। तो आज की 3 बड़ी खबरें एक एक करके हमने आपके सामने रख दी, लेकिन सबसे बड़ी खबर बीजेपी की लिस्ट से जुड़ी हुई है, जहां पर आज उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हो रहा है। यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में इस वक्त सियासी हलचल है और हर पल नए नए समीकरण बन रहे हैं। आपको बता दें, सियासी उठापटक हो रही है और इस वक्त यूपी इलेक्शन की ये 3 बड़ी खबरें बहुत अहम हैं। दिल्ली में एक तरफ बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक का आज दूसरा दिन है, जहां कैंडिडेट्स के नाम पर चर्चा हो रही है। दूसरी ओर चाचा शिवपाल ने अखिलेश से मुलाकात की और सूत्र बता रहे हैं कि सीटों पर बात फाइनल हो चुकी है। और तीसरी बड़ी खबर जिसका जिक्र हमने आपको किया कि अखिलेश यादव अपने सहयोगियों के साथ आज दोपहर 1 बजे यानी अब से ठीक 1 घंटे के बाद बैठक करने वाले हैं और सीटों के बंटवारे पर फाइनल मुहर लग जाएगी। इलेक्शन पर इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनका फैसला नहीं बदलने वाला है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो किसी नेता का फोन नहीं उठाने वाले हैं, ना वो किसी नेता का फोन उठा रहे हैं। मनाने वाले अगर सजग रहते तो इतना बड़ा झटका नहीं लगता। मौर्य ने यह दावा किया कि 14 जनवरी को उनके साथ कई लोग समाजवादी पार्टी में जाएंगे। यानी ये बात एकदम स्पष्ट हो गई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कल तक आप बीजेपी के कई नेताओं प्रवक्ताओं को सुन रहे थे कि शायद वो अपना मन बदल लेंगे, रूठे को मना लिया जाएगा, लेकिन इसकी संभावना दिखाई नहीं देती है। राजनीति में लिया गया कोई फैसला जी और कमान से निकला हुआ कोई तीर वापस नहीं होता है। और मनाने वाले लोग समय पर सजग सावधान रहते, समस्याओं को दूर करते और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जनता के हितों की रक्षा करने में सफल होते, तो शायद आज इतना बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को नहीं लगता। मंत्रिमंडल के पद से इस्तीफा देने के बाद अब किसी भी बड़े या छोटे नेता का टेलीफोन मैं रिसीव नहीं कर रहा हूँ। कब ज्वाइन कर रहे हैं सर समाजवादी पार्टी? 14 जनवरी को। कितने लोग, मंत्री, विधायक, नेता कितने रहेंगे सर? आप उस दिन देखेंगे, जो भी ज्वाइन करेगा उसके चेहरे आपके सामने आएंगे। जैसा कि मैंने कल भी कहा, 2 दिन तक हम संवाद में रहेंगे। आपके हाथ में है ना सर, मतलब लोग छिटकेंगे तो नहीं, जो आपसे वादा किए आप साथ जाएंगे? हमने आपको पहले भी कहा, मैं न पहले कभी किसी से बात करता हूं न आज कर रहा हूं, जो आएगा स्वागत। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल भी बीजेपी पर जमकर अटैक किया था कि अब मुझे भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहना है, इसीलिए मैंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का निर्णय लिया। और ये विचार मेरे मन में आया और विचार आने के 1 घंटे बाद मैंने इस्तीफा श्री राज्यपाल जी को भेज भी दिया। आप कह रहे बीजेपी में नहीं रहना, तो बीजेपी से भी इस्तीफा दे दिया? अब स्वाभाविक रूप से जब आचार संहिता लग गई है तो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया हूं। जब मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया हूं और भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ दिया हूं, तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी को समझ लेना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निर्णय है। केंद्र और प्रदेश में जबरदस्त सरकार भी बनाई, लेकिन सरकार में आने के बाद इनका रवैया दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम
व्यापारियों के खिलाफ लगातार रहा है और जिसका समय समय पर उचित प्लेटफॉर्म पर मैंने अपनी बात भी नेताओं के साथ सम्मान रखा, बात भी सुनी गई, लेकिन रवैये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नतीजा हुआ उचित अवसर पर मैंने योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का निर्णय लिया। देखिए, लाखों का जनाधार मेरे पास है। आपने जब बहुजन समाज पार्टी मैंने छोड़ा था तो रमाबाई अंबेडकर मैदान में स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पर 6-7 लाख लोगों की भीड़ को आपने देखा है। इसलिए हमें यह नहीं बताने की आवश्यकता कि हमारे पीछे कितने समर्थकों की लंबी कतार है। इसलिए 2 दिन में अंतिम फैसला होगा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है यह भी स्पष्ट हो जाएगा। और यह स्वाभाविक रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मेरा निर्णय होता है वो सरकार बनाने और बिगाड़ने के लिए पर्याप्त होता है। जिसमें बहुजन समाज पार्टी मैंने छोड़ा था, बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 थी। इस्तीफा देने के दिन ही रात 12 बजे तक वो तीसरे पायदान पर चली गई और साथ ही साथ जो तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी थी, 14 साल का उसको वनवास खत्म करके पूर्ण बहुमत की सरकार दिलाने में हमारा जनाधार सहयोग किया। इधर उत्तर प्रदेश के घमासान में बीजेपी खेमे से एक और बड़ी खबर आ रही है और एक और नई टूट बीजेपी के सामने। जी हां, यूपी के एक और बीजेपी विधायक ने पार्टी छोड़ दी है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा से विधायक अवतार सिंह भड़ाना ने आरएलडी ज्वाइन कर ली है। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने अपने ट्विटर हैंडल से इस खबर की जानकारी दी। देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं तो एक एक करके बीजेपी को झटका लग रहा है। एक और विधायक जिन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया है और जयंत चौधरी ने अपने ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी है। अब अवतार भड़ाना ने बीजेपी छोड़ दी है और इसके अलावा आप देखिए, इसके संकेत स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी छोड़ने वाले ब्रजेश प्रजापति ने दिए थे। ब्रजेश प्रजापति ने आज ही कहा कि इस्तीफे का ये सिलसिला जारी रहेगा। इधर मोहाली में अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधा इस पीसी में लिए चलते हैं। इस बार लोगों ने मन बनाया है, इसे खत्म करना है, बहुत हो गया। इस पार्टनरशिप की सरकार को खत्म करके आम लोगों की सरकार बनानी है, आम आदमी की सरकार बनानी है, आम पंजाबी की सरकार बनानी है। लोग मन बना चुके हैं कि इन दोनों को उखाड़ के एक मौका लोग इस बार आम आदमी पार्टी को देने का मन बना चुके हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे? मैं भी बहुत दिन से पंजाब में घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। मान साहब पंजाब के ही हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, उनको बहुत अच्छी समझ है पंजाब की। उन सारे इनपुट्स को लेके हमने एक पंजाब मॉडल तैयार किया है लोगों के इनपुट्स के आधार पे। 10 बिंदुओं का ये पंजाब मॉडल है, 10 पॉइंट एजेंडा है पंजाब मॉडल का। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो एक नया पंजाब बनाएंगे, खुशहाल पंजाब बनाएंगे, विकास वाला पंजाब बनाएंगे, तरक्की वाला पंजाब बनाएंगे, जिसमें ये 10 बड़े बड़े एजेंडा होंगे। सबसे पहला एजेंडा है रोजगार। आज हमारे बच्चे रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हर घर के अंदर बेरोजगार है। रोजगार ना मिलने की वजह से हर बच्चा कनाडा की तरफ देखता है। हर माँ बाप को लगता है यार मैं अपने बच्चों को किसी तरह से कनाडा भेज दूं। हम ऐसा खुशहाल पंजाब बनाएंगे जिसमें जो बच्चे कनाडा चले गए, मैं आज आपको यकीन देता हूं कि 5 साल के अंदर वो सारे बच्चे पंजाब वापस आना शुरू करेंगे। पंजाब के अंदर रोजगार के इतने सारे अवसर पैदा करेंगे। दिल्ली में हमने 10 लाख बच्चों को रोजगार दिया कोरोना के टाइम पे, हमें देना आता है। दूसरा एजेंडा है नशा। कुछ बच्चे कनाडा चले गए और बाकी पंजाब की जवानी जो है वो नशे में डूबी हुई है। गांव-गांव के अंदर खुलेआम नशा बिक रहा है। पिछली बार कांग्रेस की जब सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम नशा बंद करेंगे, कोई नशा बंद नहीं हुआ। आज भी वैसे ही नशा बिक रहा है। क्यों? क्योंकि सबकी इनकी सांठगांठ है। सारी पार्टियों की, नशा करने बेचने वाले सारे गिरोह की। हम इस पूरे सिंडिकेट को खत्म करेंगे। नशा बेचने वाले पूरे गिरोह को खत्म करेंगे, माफिया को, नशा माफिया को खत्म करेंगे
और नशे से अपने बच्चों को बाहर निकाल के पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। तीसरा है पंजाब के अंदर शांति व्यवस्था कायम करना, कानून व्यवस्था कायम करना। बेअदबी के इतने सारे किस्से हुए, बेअदबी के इतने सारे हादसे हुए और सभी धर्मों के ग्रंथों की बेअदबी हुई समय समय पे, लेकिन किसी भी एक भी मामले के अंदर किसी को सजा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ऐसा नहीं कि हमारी पंजाब पुलिस इसके काबिल नहीं थी करने के। एक बार खुली छूट दे दो, देखो पंजाब पुलिस आपको कितना शानदार काम करके दिखाएगी, क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़े बड़े लोग शामिल थे। षड्यंत्र के अंदर बहुत बड़े बड़े तार थे, ऊपर तक थे तार पार्टियों के, और ये सारी पार्टियां मिली हुई थी। इसकी सरकार आ जाए वो उसको बचाते हैं, उसकी सरकार आ जाए उसको बचाते हैं। नतीजा क्या हुआ? रोज बेअदबी के किस्से सुनने को मिलते हैं। रोज बेअदबी के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, लोगों को बड़ा दुख होता है। क्यों? उनके हौसले बड़े बुलंद हैं कि जो मर्जी करो कुछ नहीं होता। जितने बेअदबी के मामले में सब में कठोर से कठोर सजा दिलवाएंगे पकड़ के, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो। हमारी किसी से सेटिंग नहीं है, हमारी किसी पार्टी से सेटिंग नहीं है, किसी नेता से सेटिंग नहीं है। सारे बेअदबी के उनमें सजा दिलवाएंगे और पंजाब के अंदर शांति व्यवस्था कायम करेंगे, भाईचारा कायम करेंगे, पंजाब के भाईचारे को बना के रखेंगे। चौथा है भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब। आज पंजाब में इतना पैसे की कमी नहीं है, पंजाब में रिसोर्सेज भगवान का दिया हुआ भी बहुत है, टैक्स का भी बहुत पैसा है, फिर भी पंजाब आज घाटे में चल रहा है। 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। ये सारा पैसा खा गए। ये कहां गया? 3.5 लाख करोड़ इन नेताओं की जेब में गया। भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाएंगे, जैसे भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाई है, ऐसे ही भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाएंगे। आज एक आम आदमी को अपना काम कराने के लिए दफ्तर में बिना पैसे के काम नहीं होता, 10-10 चक्कर लगवाते हैं, वो सब बंद करेंगे। बिना पैसे के काम होगा लोगों का, दफ्तर के अंदर चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे लोगों को। भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाएंगे। 5वां, शिक्षा। आज पंजाब में सरकारी स्कूलों की बहुत बुरी हालत है। टीचर क्लास में पढ़ाने के बजाय स्ट्राइक कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं, उनके ऊपर पानी की बौछारें डाली, लाठीचार्ज किया जाता है टीचर्स के ऊपर। इसको बदलेंगे। टीचर अब क्लासरूम में पढ़ाएंगे। जैसे दिल्ली के अंदर हमने स्कूल शानदार कर दिए, शिक्षा व्यवस्था शानदार कर दी, हमें करनी आती है, ऐसे पंजाब की शिक्षा व्यवस्था को भी शानदार करेंगे। छठा, हेल्थ। जैसे दिल्ली में हमने शानदार अस्पताल बनाए, शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाए, पंजाब के अंदर 16,000 मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, शानदार सरकारी अस्पताल बनाए जाएंगे और हर पंजाब के 3 करोड़ लोगों को, हर पंजाबी को गारंटी दी जाएगी कि उसके घर में चाहे कोई बीमार हो, कैसी भी बीमारी हो, छोटी से लेकर बड़ी, पूरा का पूरा उसका इलाज मुफ्त किया जाएगा, जैसे दिल्ली के अंदर किया जाता है। 7वां, बिजली। आज बिजली प्रोड्यूस करता है पंजाब, उसके बावजूद बिजली के पावर कट लगते हैं, लंबे लंबे पावर कट लगते हैं। बिजली सबसे महंगी है आज पंजाब के अंदर। दिल्ली के अंदर जैसे हमने 24 घंटे बिजली की, फ्री बिजली की, ऐसे पंजाब में भी बिजली फ्री भी करेंगे और 24 घंटे बिजली करेंगे। 8वां है, हर 18 साल से ऊपर की महिला को 1000 रुपए उसके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में हर महीने डाले जाएंगे। 9वां है, खेती व्यवस्था को ठीक किया जाएगा। खेती के अंदर किसानों के जितने भी मसले हैं, उन सारे मसलों का हल निकाला जाएगा, जो जो हम कर सकते हैं। कुछ मसले केंद्र सरकार में हैं, उसके लिए केंद्र सरकार से संघर्ष करेंगे, लेकिन जो मुद्दे राज्य सरकार कर सकती है वो करेगी। और 10वां पॉइंट है, व्यापार और इंडस्ट्री। रेड राज बंद करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, ईमानदार व्यवस्था लागू करेंगे, ताकि हर व्यापारी और हर इंडस्ट्रियलिस्ट अच्छे से, व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, तभी लोगों को, बच्चों को रोजगार मिलेगा। व्यापार बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, तभी रोजगार मिलेगा। ये करेंगे। ये सारी पार्टियां, जैसा मैंने बताया कि अभी तक रल मिल के इनकी सरकार चल रही थी, अब इनको ये डर लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है। ये सारी इकट्ठी हो गई है पंजाब को फिर से हराने के लिए, आम आदमी पार्टी को फिर से हराने के लिए। लेकिन इस बार सारा पंजाब एक साथ है, हम भी तैयार हैं,
पंजाब भी तैयार है, इन सारी पार्टियों के मंसूबों को नाकामयाब करेंगे। और अगर आपके कोई प्रश्न है तो की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी टिकटें दे रही है पैसे लेकर, भ्रष्टाचार क्या बात कर रहे हैं? देखो जी, 1947 में देश आजाद हुआ था। 1947 से लेके आज तक इस देश में ढेरों पार्टियां आई। मैं ये पक्के दावे के साथ कह सकता हूं कि तब से लेके आज तक देश की सबसे ईमानदार पार्टी अगर कोई है, आज की नहीं कह रहा, 1947 से लेके आज तक की सबसे ईमानदार पार्टी कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। हमारे यहाँ टिकटें न बेची जाती हैं न खरीदी जाती हैं। एक भी टिकट बेची नहीं गई है। अगर आप साबित कर दे, कोई साबित कर दे, सबूत देके कोई साबित कर दे कि फलाने फलाने आदमी ने टिकट बेची और फलाने फलाने आदमी ने टिकट खरीदी, 24 घंटे के अंदर दोनों को मैं पार्टी से निकाल दूंगा। और केवल पार्टी से नहीं निकालूंगा, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, भ्रष्टाचार में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ये साबित हुआ, उन दोनों को जहन्नुम तक मैं पीछा करूंगा, उन दोनों को, उनको छोड़ने वाला नहीं है, जेल भिजवा के रहूंगा अगर किसी ने टिकट बेची और किसी ने टिकट खरीदी तो। दूसरी बात, ये फैशन चल गया है, सच्चाई का रास्ता कांटों भरा होता है। जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो ना तो लोग कीचड़ फेंकते हैं आपके ऊपर। ये सारी पार्टियां हमारे ऊपर कीचड़ फेंक रही हैं, तरह तरह के लोग कीचड़ फेंक रहे हैं, टिकटें बेच दी। अगर किसी ने आम आदमी पार्टी पे गलत आरोप लगाया, उल जलूल आरोप लगाया, उसको भी छोड़ने वाले नहीं हम लोग। उसके ऊपर भी ऐसे केस करेंगे, कानून के अंदर जितने हमारे पास एवेन्यू है उनको भी जेल भिजवा के रहेंगे। या तो साबित करो, अगर आपने साबित कर दिया मैं उनको जेल भिजवाऊंगा जो भी टिकटें बेचेगा और खरीदेगा, और अगर साबित नहीं किया और आपने उल जलूल आरोप लगाए उनको भी मैं जेल भिजवा के रहूंगा, उनको छोड़ने वाला नहीं। अब बात दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक की, जो करीब 1 घंटे से चल रही है और इस मीटिंग से बड़ी खबर आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि यूपी चुनाव के लिए अमित शाह ने रणनीति में बदलाव किया है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि सिटिंग विधायकों का टिकट नहीं कटेगा। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह बड़ी तादाद में सिटिंग विधायकों के टिकट काटने के खिलाफ हैं। पहले ये खबर थी कि बीजेपी 75 से 100 विधायकों के टिकट काट सकती है, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि करीब 1 दर्जन सिटिंग विधायकों की सीट बदलकर उन्हें दूसरी सीट से लड़ाया जाएगा। हमारे साथ देवेंद्र पराशर इस खबर पर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, ये अमित शाह का मन है कि सिटिंग विधायकों का टिकट ना काटा जाए, ये जो हाल ही में जो परिवर्तन हुए हैं उसकी वजह से ये फैसला? देखिए, ओवरऑल रणनीति आप कह सकती हैं, और उसमें जैसे बीजेपी के पास क्योंकि 303 विधायक हैं इस बार यूपी विधानसभा में, ऐसी स्थिति में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो एक ऑलरेडी है। दूसरी चीज़ की बहुत सारे कैंडिडेट इस स्थिति में नहीं थे कि वो चुनाव लड़ सकें, किसी के साथ उम्र वाली समस्या थी तो किसी के साथ कुछ और। ऐसी स्थिति में पार्टी के सर्वे के बाद एक रणनीति ये बनी थी कि तकरीबन 100 के आसपास, 75 से 100 के बीच में ये बताया जा रहा था कि उतने सिटिंग विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। लेकिन अब उसमें बदलाव किया गया और जाहिर तौर पर इस बदलाव के पीछे आप सबसे बड़ी वजह यही कह सकती हैं कि क्योंकि अगर इतने सारे सिटिंग विधायकों के टिकट चुनाव के समय आप काटते हैं और वो पाला बदलते हैं तो माहौल खराब होता है, नैरेटिव चेंज होता है। ऐसा लगता है कि क्योंकि विधायकों को पहले इस बात की भनक लग जाती है कि उनका टिकट काटा जा रहा है, तो टिकट काटने से पहले अगर वो पाला बदलना शुरू कर दें, जैसा कि भी आपने देखा पिछले 2-3 दिनों में यूपी में जो कुछ हो रहा है, परसों जो कुछ हुआ या कल जो कुछ हुआ, तो उन वैसी परिस्थिति से बचने के लिए जाए तो फिर आप समझ सकते हैं कि एक बेहतर रणनीति ये है कि वैसे विधायकों को जिनकी सीट को बदल के अगर उन्हें समायोजित किया जा सकता है, इसमें मंत्री भी शामिल हैं। जैसे कुछ मंत्रियों के खिलाफ सर्वे में बहुत निगेटिव रिपोर्ट आई है, लेकिन उनकी सीट बदल दी जाएगी और उन्हें दूसरे सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा। और मतलब देवेंद्र क्या यह है कि जितने सिटिंग विधायक हैं वो वापस से रिपीट होंगे, लेकिन हाँ सीट अलग हो सकती है? नहीं, सारे नहीं रिपीट होंगे। जैसे 50 से 60 के आसपास तो टिकट काटे ही जाएंगे। जिनको एडजस्ट किया जा सकता है वो संख्या तकरीबन 12-13 हमें बताया जा रहा है कि उतनी संख्या लगभग होगी जिनको उनकी सीट बदल के उन्हें दूसरी सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा। इसके बावजूद
50 से 60 तक टिकट काटे जा सकते हैं। और पहले जैसे मैंने आपको बताया कि 75 से 100 तक का जो आंकड़ा था, वो जो तैयारी थी कि फीडबैक के आधार पर कितने सारे सिटिंग विधायकों के टिकट काटे जाए, उसमें बदलाव किया गया, उसमें कमी की गई। और यह आपको इस लिहाज से और दिलचस्प लगेगा कि आपको याद हुआ कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जब लखनऊ में कुछ पत्रकारों के साथ अनौपचारिक वार्ता के दौरान मिले थे, तो उनको बताया गया था कि उन्होंने ये कहा है कि बहुत सारे सिटिंग विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। निश्चित तौर पर अमित शाह ने उस रणनीति में बदलाव किया है। जी शुक्रिया देवेंद्र, पूरी जानकारी के लिए आपका। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव के साथ शिवपाल की मीटिंग भी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक उस मुलाकात में यह तय हुआ कि शिवपाल यादव और उनकी पार्टी के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के निशान साइकिल पर चुनाव लड़ेंगे। शिवपाल अपनी परंपरागत सीट जसवंत नगर से लड़ेंगे। खबर है कि समाजवादी पार्टी चुनाव में शिवपाल के 20 उम्मीदवारों को टिकट देगी। शिवपाल के बेटे आदित्य को लेकर फैसला नहीं हुआ है। आदित्य को चुनाव में उतारना है या एमएलसी बनाना है, इसका फैसला अखिलेश यादव करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।